वात और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। जो पूरी हो जाती हैं आसानी से सारी ख्वाहिशें, पुरजोर मेहनत का फिर इस्तकबाल कौन करता। ना होते जिंदगी से जंग करने वाले सिपाही, तो फिर इस दुनिया में नए नए कमाल कौन करता। जी हाँ, देश भर में तमाम सारे नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम ऐसी कहानियाँ जो अच्छी हैं, जो आपके लिए प्रेरणा की स्रोत बन सकती हैं, समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बेहद खास कहानियाँ जो आपको प्रेरणा देंगी और कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम की। कुछ सजा याफ्ता कैदी भले ही जेल से बाहर ना निकल पाएं, लेकिन उनकी आवाजें जरूर जेल से बाहर निकलकर नेत्रहीनों को दिशा देने का काम कर रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कैदियों की आवाजें कैसे नेत्रहीनों को दिशा देने का काम कर रही हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद बहुत सारे कैदियों ने नेत्रहीनों की किताबों को आवाज दी है। जी हाँ, 1 से 12वीं कक्षा तक की किताब, उसके अलावा कुछ उपन्यास और कुछ ऐसी शैक्षणिक किताबों को इन कैदियों ने अपनी आवाज दी है, जो कि एक दिशा देने का काम कर रही हैं। देखिए अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल की ऊंची ऊंची 4 दीवारियों के बीच रहने वाले कैदियों की आवाज से जेल के बाहर नेत्रहीन लोगों का करियर निखर रहा है। उनकी आवाज नेत्रहीनों के पढ़ने और आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कैदी नेत्रहीनों की मदद के लिए पुस्तकों को अपनी आवाज दे रहे हैं। एक ऐसा सफर है जो हमें भले ही अकेले तय करना हो, लेकिन मन हमेशा एक साथी को तलाशता है। पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ पर ये पुस्तकें ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, तो मैं कर रहा हूँ। इनमें 4 लैंग्वेज में मैं पुस्तकें करता हूँ, हिंदी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी में। ज़्यादातर मेरी बुक्स जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उसमें उनको जो पसंद आती है वो हिंदी लैंग्वेज में और संस्कृत में, दोनों ज़्यादा पसंद आती है। ये कैदी अंधजन मंडल के सहयोग से पुस्तकों में प्रकाशित पठन सामग्री को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे सुनकर नेत्रहीन व्यक्ति अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पहली कक्षा से लेकर 10वीं, 12वीं और स्नातक कोर्स तक की पुस्तकों की रिकॉर्डिंग साबरमती जेल में कैदियों द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, रोचक, मनोरंजक और प्रेरक कहानियों और स्पर्धात्मक परीक्षाओं की किताबों को भी कैदी अब अपनी आवाज दे रहे हैं। ब्रेल लिपि की किताबों की कम उपलब्धता के बीच कैदियों की ये पहल काफी रंग ला रही है। किताबों की रिकॉर्डिंग करने के लिए गांधी यार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ कई कंप्यूटर रखे गए हैं। यहाँ का वातावरण काफी शांत रहता है। जेल के करीब 5 से 6 कैदी बीपीए से आने वाली किताबों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं। अब तक करीब 3000 पुस्तकों को कैदी अपनी आवाज दे चुके हैं। इसके लिए कैदियों को 80 से 100 रुपए प्रति घंटे की रिकॉर्डिंग मिलती है। जेल अधिकारियों का कहना है कि अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती और हिंदी में धारा प्रवाह 8 से अधिक विभिन्न कैदियों को ये काम सौंपा गया है। जेल की जंजीरों से निकलने वाली ज्ञान और सेवा की लहर रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि शिक्षा कभी जंजीरों की मोहताज नहीं रही है। पिछले 5 साल से ऊपर से ये रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है और इसमें कैदी भाई लोग काफ़ी संख्या में उसमें भाग लिया है। अब तक करीब 3000 से ज़्यादा बुक का रिकॉर्डिंग किया है और इसका फ़ायदा अंधजन मंडल जो वस्त्रापुर में है उसको हो रहा है। जो अंध व्यक्ति है वो इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं।
संस्कृत, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में पुस्तकों को अपनी आवाज देने वाले महेंद्र भाई की खास दोस्त बनी हैं किताबें, जिनके साथ सोना और जागना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ये हैं कैदी मनीष परमार, जिन्होंने इस जेल में आकर न केवल 54 से अधिक डिग्रियां हासिल की हैं, बल्कि इस सेवा के काम में अपना सहयोग देकर एक अनूठी मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मैंने तकरीबन यहाँ 200 से 220 बुक की रिकॉर्डिंग की है। मैं एक ही भाषा में रिकॉर्डिंग करता हूँ, गुजराती लैंग्वेज मेरी प्रिय भाषा है। साबरमती सेंट्रल जेल में 6 साल में मैंने जो पुस्तक की है, बहुत पुस्तक की है और उसका ज्ञान मेरे को बहुत मिला है। मैं आज सब लोगों को कहता हूँ कि कोई समय मत बिगाड़ो, सब पढ़ो, और पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सबको काम लगेगा। शिक्षा वो सागर है जिसकी एक बूंद भी आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। और देखिए, शिक्षा और सेवा से जंजीरों के पीछे दबी आवाजों को उड़ान मिली है। बंद मुट्ठी में लाख है या खाक, ये जानने की जिज्ञासा हमेशा ही इंसान को रहती है। जेल भी कुछ ऐसी ही जगह है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे छुपे पुरुषार्थ को जानकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ सुकून और संतुष्टि देने में जेल प्रशासन सदैव कारगर रहा है, जो समाज के लिए कल्याणकारी साबित होता है। गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से जेल के भीतर बंद कैदी अपनी आवाज के जरिए जेल के बाहर नेत्रहीनों को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। कहते भी हैं कि एक सकारात्मक सोच समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। एक सीख है कि करते वही हैं जो करना चाहते हैं, बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। ऐसा ही एक आपको प्रयास दिखा रहे हैं कांस्टेबल थान सिंह का, जो कि बाल मजदूर और कचरा बीनने वालों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। इन्होंने बाल मजदूरी से लोगों को निजात दिलाने और कचरा बीनने से निजात दिलाने के लिए एक पाठशाला की शुरुआत की है। किस तरह से थान सिंह की ये पाठशाला चल रही है, आपको दिखाते हैं। आमतौर पर जब दिल्ली पुलिस का जिक्र होता है तो उनकी एक सख्त मिजाज भरी तस्वीर सामने आती है, जो वो क्रिमिनल्स पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई बार उन्हें बड़े गिरोहों को पकड़ने के लिए हथियार भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने अनूठी पहल करते हुए समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा को अपना हथियार बनाया। दिल्ली के नॉर्थ जिले में तैनात हेड कांस्टेबल थान सिंह एक पाठशाला चलाते हैं। दिल्ली के दिल में बना लाल किला देश की विशेष धरोहर है, जहां लाखों पर्यटक आते हैं। इसी की सीमा से सटा है साईं बाबा का मंदिर, जहां चलती है थान सिंह की पाठशाला। इस छोटी सी पाठशाला में आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस पाठशाला की शुरुआत 2-3 बच्चों से हुई थी, जो आज 60 बच्चों तक पहुंच गई है। थान सिंह की पाठशाला इतनी प्रसिद्ध है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर डीसीपी नॉर्थ ने भी थान सिंह की इस पहल की जमकर सराहना की है। डीसीपी सागर सिंह कलसी भी थान सिंह की पाठशाला का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभा के धनी हैं और अगर इन्हें सही रास्ता मिल जाए तो वो बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। डीसीपी ने थान सिंह की इस मुहिम को बल देते हुए इन बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूल में करवा दिया, जिससे ये बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य संवार सकें। बच्चों को स्कूल में डाला गया इस साल जो सेशन में, और मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, उस स्कूल में अभी 15 अगस्त के प्रोग्राम हुए, इससे पहले भी हुए। मुझे थान सिंह बताते रहते हैं कि सर ये देखिए, ये स्कूल में सबसे बढ़िया, स्कूल में क्लास में मॉनिटर चल रहे हैं। वो बच्चे जो हैं वो स्कूल में कोई फंक्शन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांस, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़, पेंटिंग कंपटीशन में विनर बच्चा एक बना। तो ये बड़ा अच्छा उपराला है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से जो हमारे एक तरीके से हम वैगाबॉन्ड्स ही कह सकते हैं, या ये जो बच्चे जिनको अगर तालीम ना मिले तो ये गलत संगत में, गलत दुनिया में पढ़ सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि कुछ बच्चे इसमें से पढ़ के पुलिस में भी आएंगे और इस तरीके के रोल मॉडल बनेंगे। जब इन बच्चों के बीच हमारी टीम पहुंची तो मंदिर में चल रही इस ज्ञान की पाठशाला का माहौल दिल छू लेने वाला था। बच्चों ने अपने अंदाज में अंग्रेजी में कविताएं सुनाई, गाने गाए और नुक्कड़ नाटक पेश किए।
जो इनकी प्रतिभा को मापने का एक सही पैमाना था। थान सिंह ने कहा कि वो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें गरीबी का अच्छे से एहसास है। थान सिंह ने बताया कि ये बच्चे खाली बोतलें बिना करते थे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि देश का भविष्य इस तरह भटक रहा हो। उन्होंने फैसला लिया कि वो इन बच्चों को सही राह दिखाएंगे और आज इनकी पहल के साथ कई संस्थाएं जुड़ रही हैं जो उनकी मुहिम को तेजी से आगे लेकर जा रही हैं। इन बच्चों को क्यों ना एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि ये बच्चे पढ़ें, क्योंकि एक बच्चा अगर बोतल बिन के 40 से 50 रुपए इकट्ठे करता है तो उसको दूसरा बच्चा देखता है, वो सोचता है कि नहीं मैं भी यही काम करूं, मैं भी बोतलें बिनूंगा। फिर उससे भी दूसरा बच्चा भी साथ जाता है, फिर अगले दिन फिर तीसरा बच्चा भी जाता है। तो इस तरीके से इनका एक, जब इनके पास पैसा आएंगे तो ये पैसे से फिर ये गलत चीज़ों का नशा करेंगे हैं और ये गलत संगत में ना पड़ जाएं। तो इन चीज़ों से दूर रखने के लिए मैंने ये शिक्षा के प्रावधान किया कि ताकि इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में रहा हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा की क्या कीमत है और शिक्षा की क्या वैल्यू है। माता सुंदरी देवी कॉलेज के बच्चे यहाँ फ्री में पढ़ाने आते हैं और उन्हें इन बच्चों में कुछ कर गुजरने की हसरत दिखाई देती है। वहीं ये बच्चे आगे चलकर आर्मी और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के इस जवान ने अपने साहसिक कदम से ये साबित कर दिया कि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे गरीब बच्चों को मुख्य धारा में लाना ही होगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। थान सिंह की पाठशाला पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। झुग्गी बस्ती से आए बच्चे थान सिंह की पाठशाला में पढ़ते हैं। ये बच्चे किसी अंधेरी गलियों में ना खो जाएं, इसलिए ये पाठशाला यहाँ रोज लगाई जाती है। ये बच्चे यहाँ पर ना केवल पढ़ते हैं बल्कि इनके भविष्य को यहाँ पर तराशने की एक मुहिम चलाई जा रही है। कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है तो कोई पुलिस अफसर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने, थान सिंह के एक छोटे से प्रयास से शुरू हुई इस मुहिम ने एक बड़ा रूप ले लिया है। अब थान सिंह के साथ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं और लोग थान सिंह के इस प्रयास की खूब सराहना भी कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिल्ली के कांस्टेबल थान सिंह की खबर दिखाई थी कि किस तरह से वो वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, उनको कचरे से एक नई जिंदगी दे रहे हैं। और अब हम आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं, ये जयपुर के महेश नगर की विमला कुमावत से जुड़ी हुई है। उन्होंने कचरे में जिंदगी ढूंढ रहे बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। ना केवल वो शिक्षित कर रही हैं बल्कि उन्हें नए सपने दे रही हैं, उन्हें संस्कारी भी बना रही हैं। आज ये बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना अपनी आंखों में संजो रहे हैं। देखिए जयपुर से ये खास रिपोर्ट। सेवा बस्तियों में कूड़े से प्लास्टिक बीन कर बेतरतीब जीवन गुजारने वाले बच्चों के जीवन में एक दिन विमला कुमावत आती हैं और उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आज ये बच्चे ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि एक अच्छा सामाजिक जीवन भी जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के महेश नगर में सेवा भारती बाल विद्यालय संचालित कर रही विमला कुमावत की। बच्चे उन्हें प्यार से दादी कहते हैं। विमला कुमावत ने उन बच्चों का जीवन संवारने का निर्णय लिया है जो दिन भर कूड़े में जिंदगी ढूंढते थे। शुरुआत में विमला कुमावत के घर में चलने वाली कक्षाओं ने धीरे धीरे बाल विद्यालय का रूप ले लिया। आज इस स्कूल में कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लगभग 400 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी प्रबंध समिति ने 12 आचार्यों को इनको पढ़ाने के लिए रख रखा है। इसमें से 8 आचार्य अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं या रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर हैं वो अपनी निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर हमारे को विद्यालय में दे रहे हैं। स्कूल की संचालिका विमला कुमावत को 6 जनवरी 2003 का वो दिन अच्छी तरह से याद है जब वो जयपुर में अपने घर के नजदीक की वाल्मीकि बस्ती से कूड़ा बीनने वाले 5 बच्चों को पहली बार अपने घर पढ़ाने के लिए लाई थीं। और देखिए विमला कुमावत की मेहनत किस तरह रंग ला रही है। कचरे में जिंदगी ढूंढने वाले बच्चे आज राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमए कर रहे हैं। कुछ बच्चियां बीएड कर रही हैं, तो कुछ नीट की तैयारी कर रही हैं, कुछ नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं और एक बच्ची तो सत्र न्यायालय में स्टेनो भी नियुक्त हुई है। आज 350 बच्चे तो यहाँ पढ़ के अपने घरों में चले जाते हैं और 35 बच्चे हैं जो यहीं रहते हैं मेरे पास। मैं उन्हीं बच्चों के साथ रहती हूँ, पर एक नया पैसा नहीं लिया जाता किसी से। कोई फीस है, कॉपी किताब, रूल, रबर, ड्रेस, बैग सभी फ्री है और बच्चे सभी फ्री शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये स्कूल बच्चों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। समाज के सहयोग से स्कूल का संचालन होता है। समाज के सहयोग से स्कूल में बच्चों के लिए सभी तरह का प्रबंधन किया जाता है। स्कूल में 12 में से 8 अध्यापक ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ बच्चों को गीत, संगीत, भजन और नृत्य के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है और आचार व्यवहार भी सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर रहकर सभी मिलकर रहते हैं। 35 जने, दादी 24 घंटे हमारे पास ही रहती हैं और मतलब ऐसे दोस्त के जैसे, टीचर के जैसे, माँ के जैसे, कैसे भी हर बात दादी शेयर कर सकते हैं। मैं दादी जी के पास बचपन से रह रही हूँ और यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगता है। कभी घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। दादी हमारी यशोदा माँ जैसी माँ है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रहती हूँ, है ना। मैं 7 साल की थी तब से रह रही हूँ यहाँ पे दादी के पास। किसी के भीतर सपने पैदा करना और फिर उन सपनों को खाद पानी देना, ये कोई आसान काम नहीं होता, मगर विमला कुमावत पिछले कई वर्षों से ये कार्य अनवरत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम आपको लद्दाख की राजधानी लेह लेकर चलेंगे, जहां पर एक गैर सरकारी संगठन ने वेस्ट टू वेल्थ की मुहिम की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस मुहिम में वेस्ट से वेल्थ बनाने के काम में ज्यादातर हुनरमंद दिव्यांग हैं, जिससे दिव्यांगों को प्रशिक्षण तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बनकर दिव्यांग बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। देखिए लेह से ये खास रिपोर्ट।
उंगलियों की फिरत और नजरों की जुगलबंदी से सिलाई मशीन पर एक उत्पाद तैयार हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ हर हुनरमंद अपने काम को अंजाम देने में जुटा है। ये समाज का वो तबका है जो रोजी रोटी की तलाश में अक्सर दोहरी मार झेलता है, लेकिन इस छत के नीचे इन्हें प्रशिक्षण भी मिला है और रोजगार भी। ये है गैर सरकारी संगठन पागीर की मुहिम, जिसका मकसद लद्दाख के दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। डिफरेंट लेवल सर्टिफिकेट बनाते हो, फिर उनको जो सर्टिफिकेट नहीं है वो देखते हो क्या क्या है सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आके हम देखते हो, असेसमेंट करते हो कि वो किस फील्ड में स्किल है। जैसे किसी बच्चे होते टेलरिंग के, किसी पेपर वेस्ट के ऊपर अच्छा रहता है, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग देती हो सर। तो ट्रेनिंग दे के यहाँ पे सारा नहीं रखते हो, हम पीस रेट के ऊपर उनको पैसा देते हो। जैसे कि सारा मटेरियल हम खुद देते हो, फिर वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पार्किंग में लाते हो, फिर हम इसी के हिसाब से पैसा देते हो। इस सेंटर में प्रयोग होने वाला हर कच्चा माल एक तरह का वेस्ट है। फेंके गए कपड़े और गैर जरूरी कागज यहाँ एक सुघड़ आकार लेते हैं। ये दिव्यांग जन इस वेस्ट से पेपर ब्रेक, फाइल कवर और थैले बनाते हैं। इन सामानों की बिक्री के लिए लेह बाजार में एक डिस्प्ले सेंटर भी खोला गया है। स्थानीय प्रशासन, कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। प्रोडक्ट हम जो भी मतलब जितना भी ऑर्डर कोई ऑर्डर देते हैं तो वह यहाँ पे हमारे एनजीओज पे आते भी है, और हमारा शॉप भी है वहाँ पे जंगस्ती में, पब्लिक कन्वीनियंस कम कैफे, वहाँ पे हम डिस्प्ले करके रखते हैं। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार में जुटे कारीगर भी खुश हैं। उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हुनर मिला है और रोजगार भी। बोल बनना चाहे, पेपर में बनना चाहे, OMS करता है, पैसा मिलता है ना, कम करते हैं पैसा मिलता है ना बहुत। लद्दाख की राजधानी लेह से कुछ ही दूरी पर शुरू हुई ये मुहिम इन दिव्यांगजनों को एक मौका दे रही है। मौका आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाने का। ये एक नजीर है सामाजिक बदलाव की। इन चेहरों पर ये खुशी इनके आत्मविश्वास को जाहिर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज, जज्बा इंडिया का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें।
Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुंबई की पाटिल काकी से। पाटिल काकी का वैसे तो जीवन बहुत ही अभावों में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और अपने इस अभावों को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने घर से, अपने रसोई घर से एक छोटी सी शुरुआत की, जो आज एक बहुत बड़े बिजनेस में परिवर्तित हो चुकी है, और आज उनका 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक का है। कैसे हुआ ये कायाकल्प, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुंबई की प्रभात कॉलोनी में मोदक, पूरनपोली, चकली, पोहा और चिवड़ा जैसी महाराष्ट्रियन स्नैक्स बनाती ये महिलाएं पाटिल काकी नाम के फूड कारखाने में काम करती हैं। इस बिजनेस को गीता पाटिल ने 2016 में शुरू किया था। मोहल्ले में लोग उन्हें अब पाटिल काकी कहकर बुलाते हैं। जब 2016 में पति की नौकरी जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई और घर संभालने में मुश्किल हुई, तो उन्हें अपनी माँ से सीखे हुए महाराष्ट्रियन पकवानों का ख्याल आया, जिसे वो बहुत अच्छे से बना लेती थी और अक्सर पड़ोसी भी खाकर तारीफ किया करते थे। शुरुआत में पाटिल काकी की कमाई महीने में 10-12 हजार रुपए तक ही हो पाती थी, पर आज पाटिल काकी के साथ 25 महिलाएं काम करती हैं। और देखिए, अब पाटिल काकी का लगभग 1.5 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर है। पहले हम लोग शुरू से नाश्ता वगैरह घर में बनाते थे। मिस्टर का जॉब गया था मेरा, तो नाश्ता वगैरह बना के हम लोग सांता क्रूज में बीएमसी ऑफिस में देते थे पहला। तो उसके बाद में अच्छे से चालू था, नाश्ता ये करते थे। बच्चे लोग भी स्कूल वगैरह, उनका पढ़ाई वगैरह था, तो जॉब छूटने की वजह से हम लोग ने नाश्ता चालू किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब लोगों को ऐसे ही पहला त्योहार में वगैरह बना के देते, तो सबको आजू बाजू में पसंद आता था। पाटिल काकी पहले सिर्फ नाश्ता बनाकर पास के बीएमसी ऑफिस में सप्लाई किया करती थी, लेकिन आज उनका ऑनलाइन बिजनेस भी खूब फल फूल रहा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों से बड़े पैमाने पर उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। इस व्यापार में काकी का साथ उनके पति और उनके बच्चे भी दे रहे हैं। जब हम लोग घर से शुरुआत किया तो हम लोग दोनों ही करते थे। जो भी है बनाना काकी बनाती थी, और उसको जो भी मदद है वो मैं करता था। तो शुरुआत हम लोग ऐसे घर में बनाते थे, तो हम दोनों ही करते थे पूरा काम। तो अभी बच्चे हमारे छोटे थे, तो उनको स्कूल भेजना और ये हमारा इसको काम भी संभालना, ये दोनों हम दोनों मिलके करते थे। कोरोना महामारी के दौरान मुश्किल हालात में जिस तरह से पाटिल काकी ने हिम्मत और हौसले का सबूत दिया, उससे न सिर्फ उनका अपना रोजगार खड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार देकर उनका घर भी संभाला है, और साथ में लोगों को मिले हैं स्वादिष्ट और पारंपरिक पकवान। मुंबई से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब भी हमारे देश के लोगों को मौका मिला है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाया है, खास करके दिखाया है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए, और देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अभी लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियां लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, IME गाजियाबाद।